चलिए, तो गुड इवनिंग सभी साथियों को। और हम बात कर रहे थे, शिक्षा आयोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राधा कृष्णन आयोग पढ़ा था और उसके बाद हम मुदालियर आयोग की कल बात कर रहे थे, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इससे पहले हमने राधा कृष्णन आयोग पढ़ा था, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा गया था। और राधा कृष्णन आयोग की हमने बात की थी कि 1948 में इसका गठन किया गया था और 49 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो राधा कृष्णन आयोग एक विश्वविद्यालय से की समस्याओं से संबंधित था, उनके सुझाव देने से संबंधित था। और जबकि मुदालियर आयोग की हम बात कर रहे हैं, ये माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं से संबंधित आयोग है। ये इन दोनों आयोगों में छोटे से अंतर है, इनको आप ध्यान देंगे। जो छोटे छोटे अंतर है इन पर सभी लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद हम इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो वहां से चीजें हमारी और अच्छे से क्लियर होंगी। इसमें गठन की हमने बात की थी। राधा कृष्णन आयोग का जो गठन था 4 नवंबर 1948 को इसका गठन हुआ था और रिपोर्ट इन्होंने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट दी थी। अब उसके बाद कल हम इस माध्यमिक शिक्षा आयोग, या जिसे हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कह रहे हैं, या जिसे मुदालियर आयोग कह रहे हैं, इसकी हम कल बात कर रहे थे कि 1952-53 इसे कहा जाता है, 52-53, क्योंकि 52 में इसका गठन हुआ था। कल मैंने कहा था इन दोनों के गठन और रिपोर्ट के लिए आपने ध्यान रखना है। इसका जो गठन था 23 सितंबर 1952 को इसका गठन हुआ था, जिस पर कल हम चर्चा कर चुके थे। 23 सितंबर 1952 को इसका गठन हुआ था। और हमने कहा था 25 अगस्त 1949 को उन्होंने रिपोर्ट दी थी और इन्होंने 29 अगस्त को अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, 29 अगस्त 1953 को रिपोर्ट दी थी। तो इन पर इनको अच्छे से ध्यान रखना। 23 सितंबर 1952 और फिर 29 अगस्त 1953 को इनकी रिपोर्ट थी। इस बात पर सभी लोगों ने ध्यान देना है। अब हम इन सुझावों को आज आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके इन सुझावों को समझते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे नंबर 1, संगठन संबंधी सुझाव। पहले सुझाव में चलते हैं। हेडिंग लिखेंगे संगठन संबंधी सुझाव। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संगठन संबंधी सुझाव। नंबर 1 है संगठन संबंधी सुझाव। संगठन संबंधी सुझाव। अब जो माध्यमिक शिक्षा का जो संगठन है उसके लिए इन्होंने अपने सुझाव दिए। उसके लिए क्या कहा, देखो इसको समझना। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा है इसके लिए एज क्या होनी चाहिए। भाई, माध्यमिक शिक्षा में जो बच्चा आएगा उसकी एज कितनी होनी चाहिए, तो उसका इन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया कि भाई 11 से 17 साल तक के बच्चों के लिए ये माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा सब समझ रहे होंगे, जो वर्तमान में कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जो एजुकेशन है इसे हम माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। लेकिन इनने जो है एक तो आयु की बात की, इसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए। आयु इन्होंने कहा कि भाई 11 वर्ष से 17 वर्ष ये इनने इसके लिए एज रखी। अब ये कक्षा 6 से 12 तक अभी होती है ना, इनने यही तो कहा कि भाई 11 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के बच्चे इसमें आ सकते हैं। पहला तो ये कहा। दूसरा, कक्षा देखो, अब ये टोटल कितने वर्ष की होगी इसको भी समझना। अब इसको इन्होंने कहां से कहां तक रखा, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। इन्होंने 12th को नहीं रखा, 12th की जगह क्या रखा है, 11th तक की कहा। इन्होंने कहा ये 11th तक की शिक्षा होनी चाहिए। और उसके बाद जो है इसकी अवधि, माध्यमिक शिक्षा के लिए आयु तो इतनी होगी, इसकी टोटल अवधि कितनी होगी, तो 7 वर्ष की अवधि होगी। अब ये 7 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा दी जाएगी। जैसे अभी हम देखें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने साल हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, है ना। तो उस तरीके से इनने भी कहा 7 वर्ष होना चाहिए, लेकिन इनने 12th को नहीं रखा, 11th तक रखा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। माध्यमिक शिक्षा की अवधि इन्होंने 7 वर्ष की रखी। और कक्षा कितने से कितने तक, कक्षा 5 से लेकर के 11 तक रखा। ये इनका अपना संगठन संबंधी इनका सुझाव था। अब जो है अभी जो चलती है 6 से 12 तक चलती है, लेकिन इनने 6 से 12 की सिफारिश नहीं की थी, 5 से लेकर के 11 तक कहा। और साथ में ये कहा जो 12th है कहा उसको बीए में जोड़ दो कहा, बीए में जोड़ देना चाहिए उसे। बीए जो 2 साल का होता है, 2 की जगह 3 साल का होना चाहिए कहा। और उसके लिए जो है 1 साल का उनको पहले 1 साल का अलग से कोर्स कराया जाना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने कहा कि भाई पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम 1 साल का चलाया जाना चाहिए बीए में।
बीए में पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम हो। जो 11th पास करके बच्चा आ रहा है तो पहले वो 1 साल का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम पढ़ेगा, फिर 2 साल का जो है विश्वविद्यालय का बीए या बीएससी जो भी होता है उसको करेगा। तो ये इनका कहना था। तो अब संगठन संबंधी इसमें सबसे पहले समझ जाए, एज 11 वर्ष से 17 वर्ष की अवस्था का बालक होना चाहिए। 11 से कम का नहीं आएगा यहाँ कक्षा 5 में, और 17 से ज्यादा 11 साल में 11वीं कक्षा में नहीं होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, अवधि इसकी 7 वर्ष होनी चाहिए कक्षा 5 से 11 तक। अब इसे भी माध्यमिक शिक्षा को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा। अब ये 2 भाग कौन से हैं? इसमें एक तो यहाँ पर जो 5 से लेकर के 5, 6, 7 का हो गया, इसे हम कह सकते हैं कि सीनियर बेसिक कह सकते हैं ना। 3 वर्षीय सीनियर बेसिक कहा इन्हें। सीनियर बेसिक मतलब 5, 6, 7 तक का हो गया। और फिर बचा कितना? 8, 9, 10, 11, 4 वर्षीय इन्होंने कहा। 4 वर्षीय इसको हम क्या कहेंगे? हायर सेकेंडरी कहेंगे। हायर सेकेंडरी कह लो, हायर सेकेंडरी। ये इनका सुझाव था। इसको आप लोग थोड़ा सा समझ ले रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, है ना। इनका किस तरीके का संगठन कैसा इन्होंने बनाया। तो पहली बात, आयु 11 वर्ष से 17 वर्ष की होनी चाहिए। अवधि 7 वर्ष की कक्षा 5 से 11 तक। माध्यमिक शिक्षा को इन्होंने 2 भागों में बांटा, 3 वर्षीय सीनियर बेसिक और 4 वर्षीय हायर सेकेंडरी। इस तरीके से इन्होंने इसे 2 भागों में बांट दिया। या फिर सीनियर सेकेंडरी कह लो, हायर सेकेंडरी कह लो, या सीनियर जो भी लिखते हो, है ना, सीनियर सेकेंडरी, इस तरीके से। अब इसको आप अनुमान लगा लो, कक्षा 5, 6, 7 ये हो गया, 5 से लेकर के 7 तक। फिर ये कितना हो जाएगा? कक्षा 8 से लेकर के 11 तक ये कक्षा होगी। तो ऐसे इसको विभाजित किया। और दूसरी बात इन्होंने कहा, कक्षा 11 को हाई स्कूल में रखा जाना चाहिए। कक्षा 11 को, जो अभी इंटर कॉलेज भी कहते हैं हम, या फिर इन्होंने कहा कि भाई हाई स्कूल में रखा जाना चाहिए। और कक्षा 12 को हाई स्कूल में तथा कक्षा 12 को विश्वविद्यालय शिक्षा में शामिल किया जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा में शामिल किया जाए, ये इनका सुझाव था। शामिल किया जाए मतलब जो, या इसको आप ये कह सकते हो कि भाई जो बीए की जो एजुकेशन है, ग्रेजुएशन में इसको शामिल किया जाए। तो इस तरीके से इन्होंने अपना सुझाव दिया था। और साथ में इन्होंने कहा, 11th पास करके जो बच्चा वहां पर जाएगा, विश्वविद्यालय में जाएगा, उसे एक पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम भी कराया जाए। ये भी इनका सुझाव था। तो साथ में लिख लेना कि स्नातक में जाने वाले छात्र को प्रवेश से पूर्व, ऐसे लिख लेना, स्नातक में जाने वाले छात्र को स्नातक से पूर्व 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम कराया जाए। तो ये अब आपको स्ट्रक्चर इसका समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का इन्होंने सुझाव दिया था। तो ये है पूरा संगठन संबंधी सुझाव। अब आप इसको बना लो। नंबर 2 हेडिंग लिखो, प्रशासन संबंधी सुझाव। प्रशासन के लिए भी इन्होंने 2-3 चीजें कही जो मुख्य रूप से है, जिन पर आपने ध्यान देना है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए। नंबर 1, प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल सी बात होगी कि शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया जाए। अब ये शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया जाए, ये क्या करेगा
कि शिक्षा से संबंधित क्या करेगा, सलाह देगा प्रांतों को, है ना। राज्यों में क्या बनाया जाए, प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। प्रांत मतलब समझ रहे होंगे राज्य हुआ ये, है ना। तो राज्यों के लिए प्रांत मतलब स्टेट हो गया, स्टेट के लिए शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया जाए जो कि राज्य को शिक्षा के संबंध में क्या करेगा, सलाह देगा। तो प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है तो सलाह देने का काम करेगा, बनाया जाए। जो राज्यों को शिक्षा के संबंध में क्या करेगा, शिक्षा के संबंध में सलाह देगा। जैसे आप सब लोग जानते हैं एनसीईआरटी हो गया, या फिर राज्य में एससीईआरटी होता है। एनसीईआरटी क्या करेगा भाई, केंद्र में काम कर रहा है वो, है ना। वहां पर शिक्षा से संबंधित जो भी सलाह देने का काम है, या जो भी सिलेबस बनाना है, सिलेबस में चेंजिंग करना है, पाठ्य पुस्तकें छापनी है, वो सारा काम कौन कर रहा है वहां पर, एनसीईआरटी। राज्यों में कौन कर रहा है उसका काम, एससीईआरटी। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि भाई राज्यों में प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए। दूसरा इन्होंने कहा कि प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया जाए। अब देखो प्रांतों में क्या कहा, प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अब बोर्ड का भी गठन किया जाए। जैसे यूपी बोर्ड या यूके बोर्ड इस तरीके के बोर्ड होते हैं, तो उसी तरीके से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। एक तो शिक्षा सलाहकार बोर्ड था, ये तो सलाह देने का काम करेगा। दूसरा क्या होगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए, ये बोर्ड परीक्षाएं वगैरह आयोजित कराने का काम करेगा। क्लियर हो गया। तीसरा इन्होंने कहा कि भाई प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड है, इस चीज को ध्यान रखना। प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड, तकनीकी मतलब समझ रहे होंगे टेक्नोलॉजी, तकनीकी शिक्षा बोर्ड का भी गठन किया जाए, बोर्ड का गठन किया जाए। ठीक है, तो इसकी भी इन्होंने सिफारिश की है। तीन चीजें ध्यान रखना, एक तो शिक्षा सलाहकार बोर्ड, दूसरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तीसरा तकनीकी शिक्षा बोर्ड। इन तीनों के गठन की बात की। और इसके अलावा जो शिक्षा निर्देशक होगा या निर्देशन जिसे कहेंगे, वह शिक्षा मंत्री को सलाह देगा, शिक्षा से संबंधित शिक्षा मंत्री को सलाह देने का काम करेगा। मुख्य रूप से इन तीन चीजों को आप प्रशासन में लिख लेना। शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए और तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। ये तीन यहाँ पर इससे संबंधित इनके सुझाव है, इनको आप लोग ध्यान रखना, प्रशासन संबंधी सुझाव। प्रशासन में सुधार करने के लिए इन तीन सिफारिशों को इस आयोग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है तीसरा, वित्त संबंधी सुझाव। अब वित्त के लिए कहां से व्यवस्था होगी, पैसा कहां से आएगा, मेन बात पैसे की है ना। तो उसके लिए इन्होंने क्या सुझाव दिया उसको समझते हैं। नंबर 3 हेडिंग लिखेंगे अब, वित्त संबंधी सुझाव। लिख ले होंगे ये पॉइंट है, साथ साथ में लिखते चलना क्योंकि कई सारे पॉइंट हैं, 15 पॉइंट है, इनको हमें क्लियर करना है। अगला लिखेंगे वित्त संबंधी सुझाव। कहीं पर भी समझ नहीं आए तो पूछते चलना, वित्त संबंधी सुझाव। अब वित्त के लिए इन्होंने क्या सुझाव दिया, इनने कहा कि भाई एक तो सबसे पहली बात पैसे का सोर्स क्या रहेगा, तो स्कूलों के निर्माण के लिए, भाई स्कूल बनाने हैं जगह जगह पर। स्कूल उस समय पर देश में एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब थी, है ना। तो स्कूलों के लिए सबसे पहले भूमि, जमीन की जरूरत थी। तो वो जमीन कौन देगा, तो गवर्नमेंट उसकी व्यवस्था करेगी, निःशुल्क जो है भूमि की व्यवस्था करेगी। तो पहली चीज इन्होंने कहा, स्कूलों को सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए, बिना पैसे के निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए, भूमि उपलब्ध कराए। ठीक है, ये सलाह दी उन्होंने कि भाई जो भूमि है वो कौन देगा, तो सरकार उसकी व्यवस्था करेगी और उसका कोई पैसा न ले। दूसरा देखो, तकनीकी शिक्षा के लिए, टेक्नोलॉजी की शिक्षा के लिए कहां से पैसा आएगा, तकनीकी शिक्षा के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। तकनीकी शिक्षा के लिए जो उद्योग है ना, इंडस्ट्री है, उद्योगों पर क्या किया जाए, उद्योगों पर कर लगाया जाए, ये चीज ध्यान रखना, लगाया जाए।
इस बात को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस आयोग की ने कहा कि भाई उद्योगों पर कर लगाया जाए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए, तो मुदालियर आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। तीसरी चीज देखो, विद्यालयों को जो दान दिया जाता है ना, दान जो दिया जा रहा है उस पर किसी प्रकार का आयकर से वो मुक्त होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला दान जो है, अगर कोई व्यक्ति जैसे माना 50,000 दे रहा है माध्यमिक विद्यालयों के लिए, अपनी तरफ से कोई देना चाहता है, कोई व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, कोई भी व्यक्ति अगर पैसा दे रहा है माध्यमिक विद्यालयों को, तो वो टैक्स फ्री हो जाना चाहिए, उस पर उस व्यक्ति पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये इन्होंने सिफारिश की कि माध्यमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला दान, माध्यमिक विद्यालय सब समझ रहे होंगे, सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल जो है उनकी बात कर रहे हैं। माध्यमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला दान कर मुक्त हो। तो अगर कोई व्यक्ति दान दे रहा है तो उस पर फिर उसका टैक्स नहीं लगना चाहिए। और इसके अलावा केंद्र जो है प्रांतों को आर्थिक सहायता प्रदान करे। केंद्र सरकार क्या करे? केंद्र सरकार प्रांतों को शिक्षा के लिए हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करे। अब ये पैसा कहां से आएगा, इसको समझ रहे होंगे आप। आर्थिक सहायता प्रदान करे, तो ये जैसे केंद्र सरकार अभी भी करती है, नहीं हर चीज में जो भी योजनाएं आती हैं तो उसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा होता है, बटा रहता है, तो उसकी बात हो रही है। और माध्यमिक शिक्षा द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं, माध्यमिक शिक्षा हेतु खरीदी जाने वाली वस्तुएं कर मुक्त हो, उन पर कोई टैक्स न लगे। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के लिए कोई भी चीजें खरीदी जा रही है तो उन भी टैक्स फ्री होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही निकल के आया है कि उद्योगों पर कर लगाना। तकनीकी शिक्षा के लिए उद्योगों पर कर लगाने की सिफारिश किसने की थी, तो इस बात को आप ध्यान रखना। और माध्यमिक शिक्षा को दिया जाने वाला दान टैक्स फ्री हो या आयकर से मुक्त हो, दान भी जो है कर मुक्त हो। ये भी दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए, निःशुल्क भूमि, इस पॉइंट पर भी ध्यान रखना। ये है वित्त संबंधी प्रमुख सुझाव। इन बातों को आप लोग अच्छे से नोट कर लेना और इनको पढ़ लेना। बहुत ज्यादा इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझने हैं ये पॉइंट। और किसने क्या कहा है इसमें, निःशुल्क भूमि, उद्योगों पर कर, दान कर से मुक्त, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये मुदालियर आयोग की सिफारिश थी, ये बातें ध्यान रखनी। इसके बाद आगे चलते हैं विद्यालयों की मान्यता संबंधी। अब मान्यता के लिए क्या कहा, पॉइंट कई सारे पॉइंट है, ये सब समझने वाले पॉइंट है, आप इनको समझते हुए चलना और नोट डाउन करते चलना। मान्यता संबंधी सुझाव, तो इसके लिए दो बातें मुख्य रूप से है। एक तो इन्होंने कहा कि जो मान्यता देने संबंधी जो मानक है उनका कठोरता से पालन हो। नंबर 1 इसमें आ जाएगा कि मान्यता संबंधी मानकों का, मानक मतलब गाइडलाइंस जो है, का कठोरता से पालन हो, और दूसरा हमने कहा कि अगर कोई मान्यता जिसको दे दी वो अगर ठीक से विद्यालयों को नहीं चला पा रहा है तो ऐसी समितियों को की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। क्लियर, तो इस बात को भी ध्यान रखना। मान्यता देने के पश्चात यदि कोई समिति विद्यालयों को ठीक से नहीं चला रही है तो उसकी मान्यता वापस ले लेनी चाहिए। तो मान्यता वापस ले लेनी
चाहिए, मतलब ऐसे विद्यालय को बंद करवा देना चाहिए, ऐसी मान्यताएं वापस कर दी। तो ये मान्यता संबंधी सुझाव है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही ध्यान रखना कि मान्यता के से संबंधित इन्होंने कहा कि जो गाइडलाइन है उनका कठोरता से पालन होना चाहिए। अब बात आती है निरीक्षण की। अगली बात करते हैं कि निरीक्षण के लिए इन्होंने क्या सुझाव दिए, इसको भी ध्यान रखना। नंबर 5 में लिख लेना, निरीक्षण संबंधी सुझाव। अब विद्यालयों का निरीक्षण भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो निरीक्षण करने के लिए इन्होंने कहा कि भाई इसके लिए निरीक्षणकर्ताओं की नियुक्ति होनी चाहिए। निरीक्षण हेतु क्या होनी चाहिए, निरीक्षणकर्ताओं की नियुक्ति होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कहा कि निरीक्षण कर्ताओं की नियुक्ति हो, की नियुक्ति की जाए। अब ये कौन होंगे की जाए, अब ये निरीक्षणकर्ता होंगे कौन, इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि जो एक तो प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य निरीक्षण का काम करें, और प्राध्यापक जो है, हेडमास्टर जिनको हम कहते हैं, हेड टीचर जो होते हैं, वो निरीक्षण का काम करें। ठीक है, प्रधानाचार्य तथा प्रधानाध्यापकों को निरीक्षण हेतु नियुक्त किया जाए, निरीक्षण हेतु नियुक्त किया जाए। अब ये क्या करेंगे, एक तो निरीक्षण करेंगे, दूसरा इनको जो समस्याएं दिखेंगी वहां पर, उन समस्याओं का अध्ययन करेंगे कि भाई इनमें क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को देखेंगे, और साथ में जो कमियां उनको लग रही हैं उनको दूर भी करेंगे। ये एक तो इनकी कमियों को देखेंगे विद्यालयों के, माध्यमिक विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान, और उन कमियों को दूर भी करेंगे, ये इनसे कहा गया। और निरीक्षणकर्ता क्या करेंगे, निरीक्षणकर्ता विद्यालयों की कमियों को देखकर उन्हें दूर भी करें, जो कमियां उन्हें लग रही है उनको दूर करने का काम भी कौन करेंगे, निरीक्षणकर्ता करें। और साथ में इन्होंने कहा निरीक्षण समय समय पर होते रहना चाहिए, निरीक्षण समय समय पर होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार चले गए बस हो गया काम, ऐसा नहीं, टाइम टाइम पर निरीक्षण होते रहना चाहिए। तो मान्यता संबंधी भी हो गए और निरीक्षण संबंधी भी इनके सुझाव क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट करें। उद्देश्य संबंधी सुझाव, उद्देश्य संबंधी सुझाव। तो उद्देश्य के लिए इन्होंने क्या कहा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही आ जाती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, है ना। छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, या किया जाए, जो भी कहते हो, छात्रों का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास करना, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ये इसका उद्देश्य हो गया। अब ये उद्देश्य जब लेसन प्लान वगैरह बनाए होंगे तो हर टॉपिक के साथ आपने उनके उद्देश्य लिखे होंगे, तो यही सर्वांगीण विकास की बात कह रहे हैं। अब दूसरा कह रहे हैं छात्रों में नेतृत्व क्षमता का। अब सर्वांगीण में वैसे आ तो सारे के सारे के, है ना, जितने भी प्रकार के, चाहे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, कुछ भी कहो, वो सब आ जाते हैं। तो फिर भी हम लिख दे रहे हैं कि छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास, लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, ये भी उद्देश्य है, ये होना चाहिए उद्देश्य। और इसके अलावा और क्या उद्देश्य होना चाहिए, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, ये भी इसका उद्देश्य है। अब सर्वांगीण में सारी चीज आ जाती है, लेकिन फिर भी हम इनको बढ़ा रहे कि इसके अलावा इन्होंने कहा कि जीविकोपार्जन क्षमता का विकास, जीविकोपार्जन क्षमता का विकास करना,
क्षमता का विकास करना, मतलब शिक्षा ऐसी हो जिससे बच्चा अपने जीवन का यापन करना, अपने लिए मतलब पैसा कमाना, ये सीख ले, है ना। तो व्यावसायिक शिक्षा इसीलिए इसमें जोड़ने की बात इन्होंने की। और छात्र में लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना, लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य था। ये सारे इसके उद्देश्य हैं, इनको आप लोग उद्देश्यों को भी लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं, पाठ्यचर्या संबंधी भी इन्होंने कुछ सुझाव दिए। अब पाठ्यचर्या के लिए क्या सुझाव दिए इसको भी समझना। पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव, जो सिलेबस था उसके लिए इन्होंने क्या कहा इसको भी समझना। करिकुलम कहोगे, है ना, उस पर कैसे क्या क्या होना चाहिए उस पर भी इन्होंने अपनी बात कही। उसके लिए इन्होंने कहा कि जो पाठ्यचर्या है वो ऐसी होनी चाहिए जो समाज की, उस समय का जो तत्कालीन समाज था उसकी वास्तविक स्थिति के अनुसार वैसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। करिकुलम जो है पाठ्यचर्या समाज की वास्तविक स्थिति के अनुसार होना चाहिए, वास्तविक स्थिति के अनुरूप हो। इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, जैसा समाज है उस तरीके की पाठ्यचर्या होनी चाहिए। नहीं तो अगर समाज जैसा है ही नहीं, उस तरीके की अगर पाठ्यचर्या होगी तो बच्चा उसके साथ रिलेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जरूरी है पाठ्यचर्या समाज की वास्तविक स्थिति के अनुरूप हो। और इसके अलावा देखो पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, पाठ्यचर्या व्यापक होनी चाहिए, साथ में लचीली भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें लचीली होनी चाहिए, ये ब्रॉड भी होनी चाहिए और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, लचीली भी होनी चाहिए। इसकी भी इन्होंने बात कही, ठीक है। और इसके अलावा जो पाठ्यचर्या के विषय है और एक्टिविटी है ना, कोई जो विषय पढ़ाया जा रहा है उसके साथ जो एक्टिविटी कराई जाती है उन दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, सहसंबंध होना चाहिए। मतलब पढ़ा कुछ रहे हैं, एक्टिविटी कुछ और कर रहे हैं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो विषय और क्रियाओं का सहसंबंध होना चाहिए। पाठ्यचर्या के विषय और क्रियाओं का सहसंबंध होना चाहिए, सहसंबंध होना चाहिए। अब पढ़ा रहे हैं एग्रीकल्चर और बनवा रहे हैं झाड़ू रस्सी, तो बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा कि पढ़ा तो हमने एग्रीकल्चर था और बना रहे झाड़ू रस्सी, तो आपस में सहसंबंध होगा ही नहीं, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और पाठ्यचर्या में ऐसे भी विषय होने चाहिए जिनका बच्चा खाली समय में, जब बच्चा खाली रहता है तो उस समय उनका सदुपयोग कर सके, ऐसे विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। जैसे आजकल आप देखते हो आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं, उसको दे देते हैं भाई डेली होमवर्क के लिए कुछ न कुछ दे देते हैं। जब भी खाली रहे तो बच्चा कुछ न कुछ बनाते रहे, ड्राइंग करते रहे या फिर कुछ क्राफ्ट बनाते रहे। तो इस तरीके का इनने भी कहा कि पाठ्यचर्या में ऐसे विषय भी हों जिससे छात्र खाली समय में उसका सदुपयोग कर सके। तो ये इनका पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव था। तो ये भी समझ में आ गया होगा कि करिकुलम के लिए इन्होंने अपने क्या सुझाव दिए थे। ये सब आप लोग सब समझते हैं, आप लोगों ने सबने पढ़ रखे हैं और सब जानते भी हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये रिवीजन करने की जरूरत है, एक सिस्टमेटिक वे में हमें पढ़ने की जरूरत है जिससे हमारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। और इसका बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नई चीज ये नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें आपने सबने सुन रखी है, पढ़ रखी है, बस ये है कि उसको फिर एक सिस्टमेटिक वे में हमने दोबारा चीज़ों को रिवीजन करना है जिससे हम इनको अच्छे से एग्जाम में अपने नंबरों को क्लियर कर सके। ये हमारा मुख्य रूप से उद्देश्य है। ये नहीं है कि आपने ये चीज़ें सुनी ही नहीं है, आपके लिए नया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शिक्षण विधि संबंधी। नेक्स्ट पढ़ते हैं शिक्षण विधि संबंधी। अब जो टीचिंग मेथड है उनके लिए इन्होंने क्या सुझाव दिया। नेक्स्ट आते हैं शिक्षण विधि संबंधी सुझाव। अब शिक्षण विधि के लिए क्या कहोगे आप लोग खुद ही अनुमान लगाओ, क्या कहा होगा इनने। भाई शिक्षण विधियां अच्छी होनी चाहिए, यही तो कहा होगा। ऐसी विधियां हो जिससे बच्चा आसानी से सीख सके,
है ना, यही तो सुझाव दिए होंगे। अब ऐसी विधियां होंगी क्या, कौन सी विधि होगी जिससे बच्चा अच्छे से सीख सके? भाई कोई चीज अगर हम पढ़ा रहे हैं उसको साथ में अगर डायग्राम में दिखा रहे हैं तो बच्चा आराम से सीख जाएगा, यही तो होगा। डायग्राम में दिखा दे रहे हैं या फिर साथ में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। भाई हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक एक पॉइंट में जो बोल रहा हूँ लिख भी दे रहा हूँ, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। मैंने बोला कुछ, आपने समझा कुछ, तो वहां पर थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी। कुछ कहा लिखा कुछ बच्चे ने, तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर हमने साथ में जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसका भी प्रयोग कर लिया तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो यही तो इनने भी कहा होगा कि भाई शिक्षण विधि ऐसी हो जिसमें बच्चा आसानी से जो बताया जा रहा है उसको सीख सके। तो उसके लिए क्या प्रयोग करे शिक्षक? शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करे। यही सबसे मुख्य मुद्दा है यहाँ पर इनने अपने उसमें रखा होगा, है ना। और इसके अलावा जैसे विषय जो टॉपिक है उसको रटने पर फोकस न करें, रटने की अपेक्षा समझने पर फोकस करें। जिस पर मैं बात भी कर रहा हूँ कि भाई आप लोग इनको समझना, बहुत ज़्यादा इनको रटने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहते भी आ रहा हूँ। उसका कारण यही है, मुझे पता है कि आप लोगों ने ये सारे पॉइंट पढ़ रखे, सब सुन भी रखे, और आप लोग जो शिक्षण के क्षेत्र में आ रहे हो तो आप इन सबसे वाकिफ भी हो। तो यहाँ पर ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली आपको नहीं है इन पॉइंटों में। बस ये है कि वहाँ पर जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस टाइम कैसे कर पाओगे उसका ध्यान रखते हुए आपने इन पॉइंटों को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम इसमें लिख देते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाए। शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, का प्रयोग किया जाए। एक तो इनने ये कहा किया जाए। दूसरा इनने क्या कहा होगा कि रटने के स्थान पर समझने पर बल दिया जाए, रटा न जाए बल्कि समझा जाए। रटने के स्थान पर समझने पर बल दिया जाए, बल दिया जाए। अगर वैसे आपसे कहा जाए कि भाई शिक्षण सहायक के बारे में, विधियों के बारे में कुछ लिखो, तो आप कई सारे पॉइंट खुद ही लिख सकते हो, है ना। बिल्कुल ये ऑडियो विजुअल जो टीचिंग एड्स है ना उनकी बात है ना, मतलब दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, वही चीज है। तो है आप इनको कई सारे पॉइंट लिख सकते हो, बस ये है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखना है। और इसके अलावा देखो इनने कहा कि स्वाध्याय विधि का, स्वाध्याय विधि का प्रयोग किया जाए, विधि का प्रयोग किया जाए। या कह लो कि जो स्वाध्याय विधि है ना, खुद सेल्फ स्टडी वाली विधि है, उसको प्रमुखता दी जाए, को प्रमुखता दी जाए, प्रमुखता दी जाए। मतलब रटने के स्थान पर सेल्फ स्टडी को इनने कहा कि बच्चा खुद पढ़ना सीखे, तो वहां पर इन्होंने कहा कि स्वाध्याय विधि को प्रमुखता दी जाए। और इसके अलावा जो टॉपिक है, टॉपिक कह लो या इसके लिए जो टीचिंग एड्स होते हैं सहायक सामग्री की सहायता ली जाए। ये तीन मुख्य पॉइंट आप इसमें लिख लो। और फिर हम अगले में पढ़ते हैं कि शिक्षकों के संबंध में, ये तो शिक्षण विधि से संबंधित है। अगला है शिक्षकों के संबंध में सुझाव, शिक्षकों के संबंध में सुझाव। अब ये तो सब बच्चों के लिए तो चल रहा है कि भाई बच्चों के लिए ये किया जाए वो किया जाए। अब इन्होंने थोड़ा शिक्षकों के लिए भी कहा अपनी तरफ से कि भाई शिक्षकों के लिए क्या व्यवस्था की जाए। शिक्षकों के लिए कुछ बातें इन्होंने मुख्य रूप से रखी, इन पर हम चर्चा करते हैं। ये लिख लिए होंगे आपने सब। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भाई शिक्षकों के चयन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सभी के लिए समान चयन की व्यवस्था हो। ये नहीं कि कुछ लोगों को वैसे ही कहीं पर उस पहले क्या चलता था, जैसे 12th पास कर दिया तो किसी ने उनको सीधे पढ़ाने के लिए बुला लिया, किसी ने बीएड कर लिया तो फिर बहुत बड़ी बात होगी, उसको तो नौकरी मिलनी है ना। तो इस तरीके की व्यवस्था सबके लिए ऐसा न हो कि भाई कोई खाली 12th पास है उनको भी रख दे रहे हो, कोई बीए कर लिया उनको भी रख दे रहे हो, बीएड कर लिया तो रख ही रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो। इनने कहा कि भाई शिक्षकों के चयन की समान पद्धति होनी चाहिए। चयन की पद्धति कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। एक तो चयन के लिए कहा इन्होंने, पहली बात इन्होंने कहा कि चयन की पद्धति समान हो, चयन की पद्धति समान हो। दूसरा इन्होंने वेतन के लिए कहा, इन्होंने कहा कि भाई जो वेतन है, समान योग्यता वाले जो टीचर है उनको समान वेतन मिलना चाहिए, जिनकी योग्यताएं समान है उनको समान वेतन दिया जाना चाहिए। समान योग्यता हो, समान काम हो तो समान वेतन भी मिलना चाहिए। समान योग्यता और समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाए, समान वेतन मिले।
अब ये नहीं कि भाई प्रिंसिपल को भी उतना ही मिले और शिक्षक को भी होगी, समान योग्यता और कार्य भी समान देखा जाएगा, तो उनका वेतन भी समान होना चाहिए। तीसरी चीज इन्होंने कहा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये निकल के आया कि ट्यूशन पढ़ाने पर रोक लगे, पढ़ाने पर रोक होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। ये ट्यूशन पद्धति नहीं चलनी चाहिए, जो आज के समय में मतलब बहुत ज्यादा जो चल रही है, इस पद्धति के लिए इन्होंने मना किया था और कई बार यहाँ पर बाद में प्रयास भी हुए, लेकिन ये पद्धति जो है रुकती नहीं है। तो ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देखो शिक्षकों के बच्चों को देखो, अब इसके लिए समझना, शिक्षकों के बच्चों को माध्यमिक विद्यालयों में, सेकेंडरी जो स्कूल है उनमें, माध्यमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा मिले, ये बात इन्होंने कही, निःशुल्क शिक्षा मिले, शिक्षा दी जाए। ठीक है, शिक्षकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और साथ में शिक्षकों के लिए एक चीज और रखी इन्होंने कहा कि जो शिक्षक है उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले, शिक्षकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले, शिक्षकों के लिए काफी बातें इन्होंने कही, चिकित्सा सुविधा मिले। फ्री मेडिकल जो फैसिलिटी है वो फ्री होनी चाहिए, इसकी भी इन्होंने बात की। और एक चीज इन्होंने और कही कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है उसी के आधार पर वेतन में भी वृद्धि होनी चाहिए, महंगाई के साथ वेतन वृद्धि होनी चाहिए, वेतन वृद्धि होनी चाहिए। ये इनके सुझाव थे शिक्षकों के संबंध में। अगला लिखना, परीक्षा संबंधी सुझाव। परीक्षा के लिए कहा, क्या कहा होगा, कैसी परीक्षा होनी चाहिए? इनने कहा कि जो परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव किस्म की होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कही इन्होंने, परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की हो। परीक्षा कैसी होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रकार की होनी चाहिए। दूसरा, जो मूल्यांकन के आंकड़े हैं उन्हें रिकॉर्ड के रूप में रखना चाहिए, मूल्यांकन के आंकड़े रिकॉर्ड के रूप में रखे जाए, रिकॉर्ड के रूप में रखे जाए। जो बच्चों के जो नंबर आ रहे हैं ना, उनको एक रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए। और मूल्यांकन की ग्रेड पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मूल्यांकन की ग्रेड पद्धति होनी चाहिए, ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, जो चल रहा है आजकल, पद्धति होनी चाहिए, नंबर वाला नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, ग्रेडिंग। वहां पर आपने देखा था परसेंटेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए अलग अलग परसेंटेज बताई थी उन्होंने, लेकिन इन्होंने कहा ग्रेडिंग पद्धति होनी चाहिए। अब बात आती है स्त्री शिक्षा के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या कहा, स्त्री शिक्षा के लिए भी क्या कहा होगा, गृह विज्ञान रखा जाए, कहा होगा, है ना, बालिका विद्यालय होने चाहिए, सह शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ये इनने बात की। स्त्री शिक्षा संबंधी सुझाव, अब इनको समझना, स्त्री शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए, एक तो बालिका विद्यालय होनी चाहिए, बालिका विद्यालय खोले जाए, और क्या कहा होगा, गृह विज्ञान विषय होना चाहिए, गृह विज्ञान विषय शामिल किया जाए, होना चाहिए। और को एजुकेशन की बात की, सह शिक्षा की व्यवस्था, मतलब लड़के लड़कियों की साथ साथ जो है पढ़ाई होनी चाहिए, को एजुकेशन भी होना चाहिए और बालिका विद्यालय भी होने चाहिए। ये स्त्री शिक्षा के संबंध में इनके सुझाव थे। इसके बाद देखो व्यावसायिक शिक्षा के संबंधित, अब व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी इन्होंने कुछ बातें अपनी कही हैं, इन पर ध्यान देना। अगला नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, हाँ टाइम भी हो रहा है क्योंकि हमें 15 पॉइंट कंप्लीट भी करने। अगले में चल रहे हैं, नेक्स्ट लिखेंगे व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सुझाव।
अब देखते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए क्या कहा। व्यावसायिक शिक्षा संबंधी सुझाव। व्यावसायिक शिक्षा के लिए इन्होंने 2-3 सुझाव दे रखे हैं, इनको ध्यान रखना। कि सबसे पहली बात, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जाए, विद्यालयों की स्थापना। दूसरा देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें इन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना, पॉलिटेक्निक विद्यालयों की स्थापना की जाए, विद्यालयों की स्थापना। ठीक है, ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा हाथ से बनी वस्तु, हाथ से बनने वाली वस्तुओं की शिक्षा, जैसे झाड़ू रस्सी की हम बात कर रहे थे, उस तरीके की चीजें, उनकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए। ठीक है, और इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्कूलों की शिक्षा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आया कि ग्रामीण स्कूलों की स्थापना की जाए, ग्रामीण स्कूलों की स्थापना। अब लेकिन ध्यान रखना, जो ग्रामीण स्कूल होंगे वहां पर विषय भी वैसे ही होने चाहिए जो ग्रामीण आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। ग्रामीण स्कूलों की स्थापना की जाए जिसमें क्या शिक्षा दी जाएगी, कृषि शिक्षा दी जाए, है ना, कृषि से संबंधित शिक्षा, उद्यान से संबंधित शिक्षा, इस तरीके की शिक्षा दी जाए जिसमें कृषि शिक्षा, एग्रीकल्चर वाली, और उद्यान, उद्यान की शिक्षा, मतलब जो खेती बाड़ी छोटे मोटे कार्य जो उद्यान से संबंधित हो गए, ये हो गया। पशुपालन हो गए, कुटीर उद्योग हो गए, पशुपालन की शिक्षा दी जाए वहां पर, कुटीर उद्योगों की शिक्षा दी जाए, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उद्योगों की शिक्षा दी जाए। तो बहुत अच्छी बात कही कि भाई ग्रामीण विद्यालय तो हो, स्कूल तो हो, साथ में जो है उन पर उसी तरीके की शिक्षा होनी चाहिए जो वहां पर जरूरत हो। ठीक है, और नेत्रहीन और मूक बधिरों के लिए विद्यालय खोले जाए, नेत्रहीन और मूक बधिरों के लिए, मूक बधिरों के लिए विद्यालय खोले जाए, विद्यालय खोले जाए। जो विशेष बीएड आपने सुना होगा ना, उस तरीके का, उस विशेष बीएड होता है वो उसी नेत्रहीन बालकों के लिए या फिर मूक बधिर जो होते हैं उनके लिए ये विद्यालय खोले जाते हैं। तो उसी तरीके की इन्होंने भी सिफारिश की कि नेत्रहीन और मूक बधिरों के लिए भी विद्यालय खोले जाने चाहिए। इसके अलावा स्कूली भाषा संबंधी सुझाव। अब भाषा संबंधी इन्होंने क्या सुझाव दिए, भाषा संबंधी सुझाव। अब थोड़ा सा इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए देर हो रही होगी, आप लोग इनके नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना जिनको अगर लेट हो रही है। इसको हम कंप्लीट करते हैं। इन्होंने 5 भाषा संबंधों का समूह का चयन किया, आयोग ने 5 भाषा समूह का चयन किया, भाषा समूह का चयन किया। इन्होंने 5 भाषा समूह का चयन किया था। अब ये 5 भाषा समूह कौन से हैं इसमें ध्यान देना। एक तो इन्होंने कहा मातृभाषा की शिक्षा होनी चाहिए, मातृभाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा कैसी होनी चाहिए, प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए, प्रादेशिक भाषा की शिक्षा होनी चाहिए। और तीसरा इसमें क्या रखी जानी चाहिए, संघीय भाषा, केंद्र की जो भाषा है संघीय भाषा। और एक इन्होंने चौथी क्या कहा, शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा मतलब समझ रहे हो, जैसे संस्कृत है, संस्कृत कैसी भाषा है, शास्त्रीय भाषा है। इसके अलावा इसमें अरबी भाषा भी आती है और लैटिन भाषा भी आती है, इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहते हैं। इन भाषाओं को भी रखने की बात कही। और 5वीं इन्होंने अंग्रेजी भाषा की बात की कि अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल होनी चाहिए। शास्त्रीय अलग होगी, अंग्रेजी अलग होगी और प्रादेशिक अलग होगी। मातृभाषा, बच्चे की जो मातृभाषा है वो होनी चाहिए। दूसरा प्रदेश की जो भाषा है वो होनी चाहिए। तीसरा संघीय भाषा हो गया, चौथा शास्त्रीय भाषा और 5वीं अंग्रेजी। ये इन्होंने आयोग ने 5 भाषा समूह का चयन किया। और इसमें कहा कि भाई हिंदी कैसी होनी चाहिए, हिंदी अनिवार्य, हिंदी अनिवार्य
और संस्कृत को उचित स्थान मिले, संस्कृत को उचित स्थान मिले। जैन ने कहा हिंदी को तो अनिवार्य किया जाए, संस्कृत को उचित स्थान मिले और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा का माध्यम क्या हो? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। ये इन्होंने कहा कि जो शिक्षा का माध्यम है वो बच्चे की जो मातृभाषा है वो हो, या फिर प्रादेशिक भाषा हो, या जो प्रदेश की भाषा है वो भी चल जाएगी, प्रादेशिक भाषा। जैसे उत्तराखंड में हिंदी है वो होनी चाहिए, और अंग्रेजी जो है अनिवार्य होनी चाहिए। साथ में फिर आगे लिख लेना, अगला पॉइंट लिख लेना, अंग्रेजी अनिवार्य भाषा हो। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये भाषा वाला नहीं समझ आएगा फिर इस पर डिस्कस कर लेंगे इन पॉइंट को। चलिए इतने फिर से समझ लेते हैं इसको अच्छे से, फिर आगे कल कर लेंगे। इसमें ज्यादा नहीं रहे, एक दो पॉइंट और रह रहे, उसको कल कंप्लीट कर लेंगे, शायद आप लोगों के लिए देर भी हो रही होगी। अगर इसमें देखो भाषा संबंधी सुझाव क्या है, आयोग ने पांच भाषा समूह का चयन किया, इनको समझना। मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा, शास्त्रीय भाषा और अंग्रेजी। शास्त्रीय भाषा जिसको समझ नहीं आए तो ध्यान रखना, जैसे संस्कृत है, अरबी है, लैटिन है, इनको शास्त्रीय भाषा कहा। और अंग्रेजी, इनने कहा कि भाई हिंदी तो अनिवार्य होनी चाहिए, संस्कृत को उचित स्थान मिलना चाहिए, और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा हो, और अंग्रेजी अनिवार्य भाषा हो। ये इन्होंने यहाँ पर अपने भाषा संबंधी सुझाव। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम के संबंध में, नंबर 14 है ये, पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव। मैंने ये कल छोड़ भी दिया था, पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव। उसका कारण यह था क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं। मैंने कहा कि भाई जल्दी में अगर इसको कंप्लीट कर देते हैं तो फिर समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए इस पर हम अब चर्चा करना चाह रहे हैं कि पाठ्यक्रम के संबंध में इन्होंने क्या सुझाव दिया, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक तो जूनियर हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक दोनों तरीके के हो गए, सीनियर बेसिक कह लो, सीनियर बेसिक, और दूसरा सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। इन दोनों में कुछ विषयों की हम बात कर रहे हैं, इनको साथ में समझ लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से विषय रखे, पाठ्यक्रम में क्या क्या रखा और यहाँ पर कौन सा रखा। इसमें सबसे पहले एक तो भाषाएं हो गया, भाषाएं त्रिभाषा सूत्र हो गया, भाषाएं, ठीक है। दूसरा जो है इसमें सामाजिक विषय होगा, सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक विषय, ये अलग अलग हो गया। एक तो सामान्य विज्ञान हो गया जिसे हम विज्ञान 6, 7, 8 में सबने पढ़ाई है, और तीसरा सामाजिक विषय हो गया, एसएसटी जिसे हम कहते हैं सामाजिक विषय, ये इसमें रखा इन्होंने। और इसके अलावा चौथे में चलते हैं, तो चौथे में कला संगीत रखा। अब इन चीजों का देखो, अभी क्वेश्चन हम आज ही करने वाले हैं, इस पर देखोगे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। कला संगीत हो गया, और फिर शिल्प कला हो गया, शिल्प कला, शिल्प कला, शिल्प कला। और नंबर 6 में चलते हैं तो इन्होंने शारीरिक शिक्षा को रखा, हेल्थ एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। ये टोटल इसमें विषय है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में कुल कितने पाठ्यक्रम में कितने विषय रखे, या कह लो कि पाठ्यचर्या में विषय कितने थे, ये नोट करके हम इसके बाद लिखेंगे। पाठ्यचर्या में कुल 8 विषय इन्होंने रखे थे। जैसे पीरियड चलते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और वो 8वें पीरियड तक हमारी क्लासें वगैरह चलती हैं स्कूलों में, तो उस तरीके से इन्होंने 8 पीरियड बनाने की बात की स्कूलों में। और इसका फिर बाद में काफ़ी आलोचना भी हुई कि इन्होंने जो है माध्यमिक स्तर में बहुत ज़्यादा विषय बच्चों के लिए रख दिए, और इसकी कई बार आलोचना भी की गई। इसीलिए जो है इन्होंने पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे, तो 8 रखे। इसके बाद हम करके उस पॉइंट को लिखेंगे। और साथ में उच्चतर माध्यमिक में चलते हैं तो भाषाएं हो गया, यहां पर भी नंबर 1 भाषाएं, भाषाएं रखी। दूसरा सामाजिक विज्ञान, यहां पर भी हो गया, सामाजिक विज्ञान रखा, जो कि यहां पर है सामाजिक विज्ञान। और इसके अलावा सामान्य विज्ञान, इसे सामाजिक विज्ञान कह लो, और दूसरा सामाजिक अध्ययन हो गया, है ना। ये जो तीसरा है सामाजिक अध्ययन, एक विज्ञान हो गया, एक सामाजिक अध्ययन हो गया, दोनों अलग अलग हो गए।
एक एसएसटी वाला हो गया, एक साइंस हो गया। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हस्तशिल्प इसमें रखा गया नंबर 4, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प 4 तो ये हो गए। इसके अलावा इन्होंने 7 समूह भी, पाठ्यक्रम को 7 वर्गों में बांटा। देखो पाठ्यक्रम को 7 वर्गों में बांटा, 7 वर्गों में बांटा। ये सीधा क्वेश्चन बनेगा अभी कि मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा था, तो 7 वर्गों में बांटा। अब ये वर्ग कौन से हैं? एक मानव विज्ञान है, नंबर 1 मानव विज्ञान, मानव विज्ञान। दूसरा है प्राविधिक, प्राविधिक मतलब टेक्नोलॉजी वाला विषय हो गया, तकनीकी कह लो। और तीसरा इसमें विज्ञान हो गया, विज्ञान, विज्ञान। चौथा वाणिज्य हो गया, साइंस हो गया, वाणिज्य, कॉमर्स हो गया, ठीक है। और इसके अलावा नंबर 5 में चलते हैं, तो इसमें कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान। और एक ललित कला, नंबर 6 ललित कला, ललित कला आर्ट एंड क्राफ्ट किस्म का ये ललित कला वाला हो गया, है ना। और इसके अलावा एक गृह विज्ञान, नंबर 7 जो है गृह विज्ञान रखा। अब इससे आगे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं ये सारे लिखा रहा हूं। अभी आप लोग देखोगे क्वेश्चन इसमें कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में बांटा। और साथ में मैंने कहा कि पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे थे? पाठ्यचर्या में 8 विषय रखे, 8 विषय रखे। यहां इसको नोट करके लिख लेना। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बनेगा, ये भी क्वेश्चन बनेगा। और इसमें निम्न में से कौन सा इनके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था, कौन सा वर्ग शामिल नहीं था, ये भी इसमें से क्वेश्चन बनता है। इसलिए मैं इनको लिखा रहा हूं एक एक करके, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव क्या थे। सीनियर बेसिक में इन्होंने ये टोटल 6 तरीके के ये हो गए। इसके अलावा ये भाषाएं भी होगी ना, 5 ये विषय हो गए, 3 भाषाएं होगी, तो टोटल पाठ्यचर्या में 8 विषय इन्होंने रखे। सीनियर सेकेंडरी में देखो भाषाएं हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, हस्तशिल्प हो गया, ये रखा है। इसके अलावा मानव विज्ञान, प्रावैधिकी हो गया, और विज्ञान हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि विज्ञान, ललित कला, गृह विज्ञान, इन विषयों को भी शामिल इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये पाठ्यक्रम के संबंध में इनके सुझाव थे, इसको जल्दी से बना लो। और फिर हम लास्ट में चलने हैं, काम के घंटे और अवकाश संबंधी सुझाव। लास्ट 15वां, इसमें 15th सुझाव है, उस पर चर्चा करते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि इसमें बहुत सारे पॉइंट है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है ऐसी, क्योंकि सब पॉइंट हमारे पढ़े हुए, सुने हुए और समझी हुई चीजें हैं। तो बस आपको इनके साथ में जब क्वेश्चन कर लोगे तो फिर बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्वेश्चनों को कर लेना, उसके बाद इनको पढ़ के इसको पढ़ लेना इनको सबको, और क्वेश्चन जरूर करेंगे। लिखा सबने? लिख लिया हो तो मैसेज भी कर दे, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी कई सारी चीजें हमें इसमें कंप्लीट करनी है। और यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुदालियर आयोग ने पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे? 8। और मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा? तो 7 वर्गों में। ये दोनों अभी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, तो इनको आप लोग अच्छे से ध्यान से समझना। तो पाठ्यक्रम से संबंधित सुझाव है ये। यहां से आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट में चल रहे हैं। मैं इसके बाद इसमें कंपेयर भी करा रहा हूं, दोनों में जो अंतर है उनको भी समझ रहे हैं, और फिर क्वेश्चन भी कर रहे हैं। लास्ट है काम के घंटे और अवकाश संबंधी सुझाव। नंबर 15 है काम के घंटे कितने होने चाहिए तथा अवकाश कितने दिन का होना चाहिए। अवकाश संबंधी सुझाव, ये दोनों तरीके के इनके सुझाव हैं, इनको समझते हैं कि काम के घंटे के लिए कितने
घंटे का काम किया जाना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले कार्य दिवस कहा कि साल में कितने कार्य दिवस होने चाहिए, कार्य दिवस की बात की। तो इन्होंने 200 दिन जो है साल में कक्षाएं चलनी चाहिए, ये इन्होंने कहा। टोटल 200 दिन की बात की। और वादन जो है, वादन मतलब कितने पीरियड होने चाहिए, तो 35 वादन प्रति सप्ताह की बात की। अब इसको समझना कि हफ्ते में जो है वादन की बात करेंगे तो सप्ताह में जो है 35 वादन होने चाहिए, 35 पीरियड होने चाहिए। तो इसको समझना 35 वादन प्रति सप्ताह की इन्होंने बात की। और प्रति वादन का टाइम, एक वादन का टाइम कितने मिनट का होगा, तो प्रति वादन जो है 45 मिनट, 45 मिनट का एक क्लास होनी चाहिए 45 मिनट की, ये इनका सुझाव था। और अवकाश की बात करें, अवकाश कितना होना चाहिए, अवकाश तो शीतकाल, जाड़ा और गर्मी, ग्रीष्म काल मिला करके 2 माह का अवकाश होना चाहिए, 2 माह। अब आप देखो टोटल जो है 200 दिन ये हो गए, 30 दूनी 60 दिन ये हो गए, 260 दिन का इन्होंने इसमें टोटल अपना वो टाइम टेबल दे दिया कि कार्य दिवस जो है 200 दिन होने चाहिए और साल में, और सप्ताह में 35 वादन प्रति सप्ताह होना चाहिए, और प्रति वादन, एक वादन का टाइम 45 मिनट का, और अवकाश शीतकाल और ग्रीष्मकाल मिलाकर के 2 माह का होना चाहिए। अब देखिए इसको, चीजें शायद इससे आपको क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी है कि कार्य दिवस कितने बताइए। जैसे आपने वहां पर राधा कृष्ण आयोग में देखा था 180 दिन की बात की थी उन्होंने, जबकि इन्होंने 200 दिन की बात की है। और वादन कितने, 35 वादन प्रति सप्ताह, और प्रति वादन 45 मिनट, और अवकाश शीतकाल और ग्रीष्मकाल मिला करके टोटल 2 माह के अवकाश की इन्होंने बात की है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये 15 पॉइंट हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अन्य सुझाव, ये तो हमारे मुख्य जो सुझाव थे ये सारे कंप्लीट हुए। अब कुछ अन्य सुझाव हैं, उन अन्य सुझावों को हम समझते हैं। वहां पर भी कुछ पॉइंट बन रहे हैं जो कि सीधे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए उन सुझावों को मैंने, जो यहाँ पर नहीं आए थे उनको अन्य सुझावों में मैंने लिख दिया है। अब अन्य सुझाव में कौन से पॉइंट आ रहे हैं इनको देखना। अन्य सुझाव, इसमें देखिए सबसे पहले आप सब लोग जानते हो कि स्वतंत्रता के बाद एक तो उच्च शिक्षा के लिए बनने वाला सबसे पहला आयोग कौन था स्वतंत्रता के बाद, तो क्या कहेंगे, राधा कृष्णन आयोग। उच्च शिक्षा से संबंधित बनने वाला पहला आयोग कौन सा था, तो राधा कृष्णन आयोग। लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए बनने वाला पहला आयोग कौन सा था, तो मुदालियर आयोग। लेकिन मैं आपके लिए एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो मुदालियर आयोग है इसका गठन किसकी समीक्षा के लिए किया गया था, तो ताराचंद समिति की समीक्षा हेतु किया गया था। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद गठित पहला आयोग वैसे माध्यमिक शिक्षा के लिए बनाया गया जो आयोग था ताराचंद था, लेकिन उसकी जो रिपोर्टें थी उससे सरकार संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसकी समीक्षा हेतु बनाया गया आयोग मुदालियर आयोग था। तो इस पर ध्यान रखना है कि ऑप्शन में अगर ताराचंद भी होगा तो आपको तब वो उसे रखना पड़ेगा, नहीं तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए बनने वाला पहला आयोग जो है मुदालियर आयोग होगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए गठित प्रथम आयोग मुदालियर आयोग था, मुदालियर आयोग था। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये है। दूसरा देखिए, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये सब लोग जानते हैं। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम था, तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इनका नाम था। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी होती है। तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे,
बिल्कुल सही है ना। तो ये मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इस बात को भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन में आपको आगे दिखेगा। मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। तीसरा देखो, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने संपूर्ण भारत में माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस पर समान नीति बनाने के लिए, संपूर्ण जो माध्यम देश में जो है माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को समान बनाने के लिए एक अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड, देखो अब इस बात को ध्यान रखना, मुदालियर आयोग ने अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन की मांग की, गठन की सिफारिश की। तो अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन की इन्होंने मांग की थी, या माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड भी कह सकते हैं ना, शिक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन की मांग की। इस बात को ध्यान रखना कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सुझाव किसने दिया था। और पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा, आप लोगों ने लिख ही रखा है, कितने वर्गों में बांटा, तो 7 वर्गों में बांटा था पाठ्यक्रम को, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, मैं अलग से नहीं लिखा रहा हूं। और पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे, विषय भी हमने लिखे हैं, 8 विषय उन्होंने पाठ्यचर्या में रखे थे। पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा, तो 7 वर्गों में, और कितने विषय रखे, तो 8 विषय रखे थे। इसके अलावा देखो एक बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही, इन्होंने कहा कि 17 वर्ष से कम आय के बच्चों को राजनीतिक सम्मेलन में, जो राजनीतिक सम्मेलन होते हैं या फिर चुनाव प्रचार वगैरह होते हैं, उनमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो ये इनका सुझाव था कि राजनीतिक आंदोलनों में तथा चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होने देना चाहिए। तो इस तरीके की राजनीतिक चीजों से बच्चों को दूर रखना चाहिए, ये इनका सुझाव था कि 17 वर्ष से कम आय के जो बच्चे हैं उनको एक तो राजनीतिक आंदोलनों में भाग नहीं लेना चाहिए और चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिए, उसे गैर कानूनी घोषित करना चाहिए। इसके अलावा देखो जो शिक्षकों का प्रशिक्षण काल है, अब इसको भी देखना, प्रशिक्षण काल, अब ये किसका प्रशिक्षण काल, तो शिक्षकों का प्रशिक्षण काल कितना कहा इन्होंने, 1 वर्ष। और दूसरी बात देखो इधर पर ध्यान देना, रिटायरमेंट या सेवा अवकाश की उम्र, दोनों में अंतर कंपेयर करना, की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करनी चाहिए, 60 ईयर, 60 वर्ष करनी चाहिए। वहां पर कितना था, राधा कृष्ण आयोग में कितना कहा था, अवकाश की उम्र कितने से कितना करने के लिए कहा था, 60 से 64 करने के लिए, ठीक है। और विद्यालयों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना, देखिए नेक्स्ट आता है कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना, ये सीधे क्वेश्चन में दिखेगा, सेवा योजना चलाने की सिफारिश की, ठीक है। स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना चलाने की सिफारिश किसने की थी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, निर्देशन बोर्ड मतलब ब्यूरो,
बनाने की सिफारिश की। इसका मतलब हो गया कि भाई व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो बनाया जाए जो कि व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित सलाह दे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, एक दो पॉइंट इसमें और है, इनको लिखते हुए हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो बनाने की सिफारिश इन्होंने की थी। कंप्लीट करें जल्दी इनको। और ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन में अभी दिखेंगे आपको, सारे के सारे क्वेश्चन के पॉइंट हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, योग्य अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। योग्य अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु किस विषय को शामिल किया जाना चाहिए? एमएड में इन्होंने कहा कि प्रशिक्षण हेतु एमएड जोड़ने का सुझाव दिया। प्रशिक्षण हेतु एमएड जोड़ा जाना चाहिए। ये एमएड, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एमएड जोड़ने की इन्होंने सिफारिश की थी। बीएड के बाद जो एमएड करते हैं उसको जोड़ने की इन्होंने सिफारिश की। इसके अलावा देखो, शिक्षकों के शिकायत हेतु, अब देखो शिक्षकों को जो के सामने जो समस्याएं आती है, शिक्षकों की शिकायत हेतु अब शिक्षकों की शिकायतें कौन सुनेगा? उसके लिए इन्होंने कहा कि भाई एक आर्बिट्रेशन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेशन बोर्ड का गठन किया जाए। आर्बिट्रेशन बोर्ड का गठन किया जाए। आर्बिट्रेशन बोर्ड के गठन की सिफारिश किसने की थी? तो इसी मुदालियर आयोग ने की थी। और इसके अतिरिक्त देखो एक स्टेटमेंट है, कथन जिसे हम कहते हैं, कथन या स्टेटमेंट जो भी लिखते हो इसको ध्यान रखना कि इन्होंने कहा आज का विद्यार्थी कल का नागरिक और नेता होगा। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक व नेता होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, ये कथन किसने कहा था? तो डैश करके आगे लिख लेना, मुदालियर आयोग का कथन था। ये मुदालियर आयोग का कथन। ठीक है, आज का विद्यार्थी कल का नागरिक व नेता होगा। तो ये थे कुछ फैक्ट जिन पर आपने ध्यान रखना है। अन्य जो सुझाव थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसका आप लोग ध्यान रखना। चलिए, तो इसके साथ ही हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राधा कृष्णन और मुदालियर आयोग में हम अंतर करते हैं और फिर हम इनके क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं।